स्टूडेंट्स, आज लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स का दूसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला पार्ट क्लियर किया था और आज हम दूसरा पार्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि अगर एक चार्जेड पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उस चार्जेड पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और उस फोर्स को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। वो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के बराबर होता है। ये आपको याद होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये F जो है ये लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है। ये वो चार्ज है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, चलाते हो। V उसी मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज की वेलोसिटी है और B जो है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने चार्ज को दौड़ाया है या चार्ज को मूव किया है। और इसी रिलेशन को अगर आपको याद होगा, इस रिलेशन को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं Q VB और साथ में लिखते हैं साइन ऑफ थीटा। वायर ये थीटा एंगल होता है कि ये वेलोसिटी कितने डिग्री एंगल B के साथ बनाएगी, मोशन ऑफ द चार्जेड पार्टिकल कितने डिग्री एंगल B के साथ बनाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने इस F की डायरेक्शन भी डिफाइन की थी। तो मैंने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे। मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिफाइन किया था, मैंने स्क्रू रूल को डिफाइन किया था और मैंने पाम रूल को डिफाइन किया था। और हमने देखा जब ये डायरेक्शन ऑफ F हम निकालते हैं तो F की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू V एंड परपेंडिकुलर टू V होती है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आपको जरूरी है वो प्रीवियस वीडियो देखना और उसके बाद आप इस बात को समझ पाओगे जो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट कि जो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते हैं वो पिछले लेक्चर में डिफाइंड है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। वो V पे भी परपेंडिकुलर होती है और B पे भी परपेंडिकुलर होती है। तो ये चीज आज के लेक्चर में मुझे चाहिए, दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है that is perpendicular to both the velocity of the charged particle and the direction of the magnetic field जिसमें आपने charged particle को चलाया है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके जाता हूं। देखो बेटा, अब अगर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू बोथ V एंड B होगी, वो नॉर्मल टू बोथ V एंड B होगी, तब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम निकालने वाले हैं यहां से। अगर फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B होगी, तब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की रिलेशन से निकालने वाले हैं। देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, तो मैं ये पॉइंट लिखने वाला हूं दैट लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो है, लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या काम करता है, इज ऑलवेज perpendicular to the velocity of charged particle, velocity of charged particle। ये charged particle की velocity भी perpendicular होता है and the direction of magnetic field और direction of external magnetic field and direction of external magnetic field, इन दोनों पे ये external मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों पे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब एक बात को समझो बेटा, अगर फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, तब आपको एक बात बिल्कुल समझ में आएगी दैट फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ये कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ये सर फोर्स है फॉर एग्जांपल, और ये सर वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी है। तो आप लोग जानते हो जहां से वेलोसिटी होती है वहां से ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जहां से वेलोसिटी वहीं से डिस्प्लेसमेंट, जहां से डिस्प्लेसमेंट वहीं से वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो ये डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होगी। क्या मैं ये पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूं दैट अगर फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे भी परपेंडिकुलर होगा? हां,
लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेड पार्टिकल भी होगा। हाँ, तो हमने देखा दैट जो आप फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट करते हो, किस बॉडी पे? चार्जेड बॉडी पे, जो कहां है सर? मैग्नेटिक फील्ड में। क्या रुकी हुई कि चलती हुई? सर जब हमने चलाई हुई, जब उसको वेलोसिटी तब उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। कौन सा फोर्स? सर लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या करता है सर? ये लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्जेड पार्टिकल होता है। और हमने कहा अगर ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ चार्जेड पार्टिकल है तब ये परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेड पार्टिकल भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वही इसकी भी होगी, या जो डायरेक्शन इसकी है वही इसकी भी होगी। अब इससे क्या हुआ? इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, अगर लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स एट राइट एंगल्स टू द डिस्प्लेसमेंट है, तब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? Lorentz magnetic force is always perpendicular to velocity of the charged particle and direction of external magnetic field. और दूसरा, as Lorentz magnetic force is perpendicular to velocity of किसकी? Charged particle. Therefore, इसलिए it is also perpendicular to the किस पे? शाबाश, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेड पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेड पार्टिकल पे भी परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेड पार्टिकल। ओके, चार्जेड पार्टिकल, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। क्या? हमें अलग से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्जेड पार्टिकल? कितना वर्क डन लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स करेगा चार्जेड पार्टिकल पे जब उस चार्जेड पार्टिकल को उस मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाएगा? तो मैं शॉर्ट आंसर एक बना रहा हूं। तो work done by the Lorentz magnetic force on the charged particle external magnetic field. अब देखो हमने क्या देखा? हम इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो हम जानते हैं वर्क डन जो है, वर्क डन जिसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि वो F डॉट x के बराबर या F डॉट s के बराबर या F डॉट ds के बराबर होती है। ये क्या है सर? ये तो फोर्स है। सर ये क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। जरा इनका डॉट प्रोडक्ट जो है उसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा सर? यहां पे आएगा Fs cos ऑफ थीटा। गुड। अच्छा, थीटा किसके बराबर, किसके बीच में एंगल है? सर थीटा एंगल होता है F और S के बीच में। तो अगर मैं लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैं जानता हूं दैट जो लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है एक मूविंग चार्ज पे इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, जो हमने अभी इससे पहले का कॉन्सेप्ट लिया। तो थीटा कितना होगा बेटा? सर थीटा तो 0 होगा, तो सॉरी 90 होगा, तो लिखेंगे क्या? Fs cos 90। क्या cos 90 आपको पता है? cos 90 0 होता है। हाँ, तो 0 इंटू s इंटू f कितना हो गया? सर 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। सो नो वर्क इज डन बाय द लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स on a moving charged particle in external magnetic field. So no work is done by the magnetic force. So magnetic force कोई काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी हालत में कोई काम नहीं करेगा, किसी भी हालत में, चाहे आप उसको पैरेलल चलाओ, एंटी पैरेलल चलाओ, ऐसे चलाओ, किसी भी एंगल पे चलाओ, लेकिन लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स पे कोई काम नहीं करेगा। इससे और एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। So no work is done by the magnetic force on charged particle, on the charged particle. अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्जड पार्टिकल, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले यहां पे, उसके बाद उसके बारे में देखते हैं। तो अगर वर्क डन
नहीं हो रही है, चार्जेड पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं हो रही है, तब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और निकालेंगे। आपने क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है जब भी किसी बॉडी पे काम किया जाता है तब वो काम उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। अरे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम दिखाता हूं। जरा बोलो बेटा ये किस में है? सर इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये रेस्ट में है कि नहीं? हाँ, तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर वो भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² के बराबर होती है। ये देखो 1/2 mv²। अरे v कितना है? सर 0 है। क्या 0 इंटू दिस हो गया 0? हाँ सर ये तो 0 है। अब मैंने क्या किया? मैंने इस पे काम किया। काम कब होगा? जब मैं इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करूंगा और ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। क्लास 11th में वर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। हम इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे लेकिन ये डिस्प्लेस होनी चाहिए। अगर इस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये डिस्प्लेस हुई बॉडी, तो हम कहेंगे वर्क डन हुई। देखो ये मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, ये वर्क डन हुई। लेकिन जब आपने इस पे काम किया तो आप देखो इसको वेलोसिटी मिली, देखो इसको वेलोसिटी मिली, देखो इसको वेलोसिटी मिली। क्या वेलोसिटी मिलने का मतलब है इसको ये मिला काइनेटिक एनर्जी? यस सर, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर सेम रही कि चेंज हुई? सर वो तो चेंज हुई। पहले तो 0 थी, आपने फोर्स एक्सर्ट किया, वर्क किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th में जब हम पढ़ते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है दैट जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करते हो वो वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है। मतलब हम उसका स्टेटमेंट जो है वो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, जब भी वर्क डन होती है तो क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है 1/2 of m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 of m v इनिशियल का स्क्वायर। देखो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। अब देखो हमारे केस में अब क्या है? हमारे केस में चार्जेड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स 0 के बराबर है। सॉरी, हमारे केस में चार्जिंग पार्टिकल पे जो वर्क डन है वो 0 के बराबर है। तो अगर 0 के बराबर वर्क डन है, क्या मैं ये कहूं दैट डेल्टा के ई? बोलो डेल्टा के ई क्या है? सर ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। कितनी होगी बेटा? 0 होगी। क्या मतलब इसका ये है कि चार्जिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी? यस, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। देखो सर अब उससे क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा? देखो तो इसका मतलब ये है जब भी आप एक चार्जिंग पार्टिकल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाते हो, मूव कराते हो और उस पर एक लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन वो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होता है दैट वो उस चार्जिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता। अब काइनेटिक एनर्जी को चेंज न करने का क्या मतलब है? देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv²। अब ये चेंज कब नहीं होगा? सर चार्जिंग पार्टिकल के लिए ये वाला फैक्टर तब चेंज नहीं होगा जब m चेंज नहीं होगा। सर m तो चेंज होता ही नहीं है, v चेंज नहीं होगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कब कांस्टेंट रहेगी, कब सेम रहेगी, कब ये चेंज नहीं होगी? जब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। देखो यहां पे बहुत कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है। सर क्या इसका मतलब यह है दैट आप चार्जिंग पार्टिकल पे फोर्स लगाते हो लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती? हाँ, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जब भी चार्जिंग पार्टिकल पे लगता है उस चार्जिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, मतलब उस चार्जिंग पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी में प्रोड्यूस क्या होगी? बोलो, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? सर जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहां पे भी एक साइकिल बनाएंगे। हमने चार्जिंग पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लगाया, चलाया, उस पे लगा फोर्स। अगर उस पे सर फोर्स लगा तो जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए? बोलो, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कब होगा? सर जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ सर आपने कहा ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं करता,
ये तो इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। देखो, दो कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स है जो आपको कंट्राडिक्टरी लगेंगे, लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा आप चार्जेड पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चलाओ, जो ही आप इसको चलाओगे इस पे एक फोर्स लगेगा, हमने उसको नाम दिया लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। और हमने कहा कि लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो जब लगा तो ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या है? ये इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। अभी तक हमें ये पता था, लेकिन हमने और एक चीज देखा कि वर्क डन बाय द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तब ये तो चेंज नहीं होगा, कभी ये भी चेंज नहीं होगा, तभी ये कांस्टेंट रह सकता है। मतलब हमने कंक्लूड ये किया कि लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जब भी चार्जेड पार्टिकल पे लगेगा तो ये लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स इस चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा। सर फिर कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? हाँ, हम भूल रहे हैं, हम एक चीज भूल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ चार्जेड पार्टिकल में दो चीजें आती है, दो चीजें आती है। एक आता है मैग्नीट्यूड एंड दूसरी आती है डायरेक्शन। दोनों में अगर दोनों चेंज हुए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर इन दोनों में एक भी चेंज होता है, या मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे क्या हो रहा होगा? देखो, ये वी स्क्वायर जो आप देख रहे हो यहां पे, ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। सर आपको कैसे पता चला ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है? क्योंकि जब आप वी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हो, वी स्क्वायर तब बनता है जब आप वी और वी में डॉट प्रोडक्ट कराते हो। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, एक वेक्टर के ऊपर तब स्क्वायर बनता है जब आप उसी वेक्टर को अपने साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे। ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, सी डॉट सी स्क्वायर, वी डॉट वी स्क्वायर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्केलर की वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर में हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन। सर हमें तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा। क्या इस वी स्क्वायर का हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन कंसीडर करेंगे? सर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। क्या उसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी तब कांस्टेंट रहेगी जब मास ऑफ द चार्जेड पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा? वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जब उसके वेलोसिटी का बोलो 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 मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ आ गया ना? तो इसका मतलब क्या है? सर फिर ये डायरेक्शन चेंज करता है क्या? उसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यस, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता। मतलब ये चार्जेड पार्टिकल को न तेज चला सकता है न स्लो चला सकता है, ये उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाता। सर फिर ये उसकी बेसिकली डायरेक्शन को चेंज करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब हमारा टॉपिक यही है दैट सर ये डायरेक्शंस कैसे चेंज करता है, सर फिर कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये देखो। तो पहले हम क्या देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हम नोट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। दैट कॉन्सेप्ट ये है। तो आप वीडियो को थोड़ी देर पास करो और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को, बोर्ड को नोट करो और उसके बाद आगे चलो। सो हमने एक और शॉर्ट आंसर बनाया। प्रूव दैट लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। हमें प्रूव करना होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, तो खुद प्रूव हो जाएगा कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो हमने क्या कहा, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो चेंज इन के लिखा मैंने, ठीक है ना। लेकिन W इज इक्वल टू 0, क्यों? बिकॉज नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेड पार्टिकल, इसलिए मैंने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगी। मतलब ये W इज इक्वल टू 0 इधर पुट किया, ठीक है ना। तो इंप्लाइज हमें क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट है।
विच इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ v कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सो अप्लाइड फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल, तो आपको ये नोट करना होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अब हम ये देखना चाहेंगे सर ये डायरेक्शन को चेंज करता है सच में, देखते हैं क्या डायरेक्शन को चेंज करेगा कि नहीं। कब? जब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तब ये डायरेक्शन जब चार्जेड पार्टिकल की चेंज करेगा तो वो कौन सी पाथ को फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे चार्जेड पार्टिकल पे और ये पाथ चेंज करेगा, सॉरी डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी की, चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, तब चार्जेड पार्टिकल कोई डिफरेंट पाथ फॉलो करने वाला है। हम देखना चाहते हैं कौन सी पाथ फॉलो करेंगे। हम केस 1 लेंगे, उसके बाद केस 2 एंड 3 आपको खुद समझ आएगा। केस फर्स्ट हम लेंगे, केस फर्स्ट हम लेंगे दैट अगर चार्जेड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में, अगर चार्जेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल्स पे चलेगा। सपोज मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद मैं बोर्ड आपको देता हूं लिखने के लिए। देखो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये देखो मैंने अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, क्रॉस इज रिप्रेजेंट इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा रहा हूं, ठीक है। अब हमने इसमें एक चार्जेड पार्टिकल को ऐसे चलाने की कोशिश की, देखो ये चार्जेड पार्टिकल के वेलोसिटी है। हम देखेंगे लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा। तो आपको याद होगा उस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे की जाती है, हम पाम रूल यूज करने वाले हैं। अब सवाल है सर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें क्या देगा, वो ये देगा दैट लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को किधर लेके जाना चाहता है। मतलब इस टाइम चार्जेड पार्टिकल चाहता है कि मैं ऐसे चलूं, देखते जब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा तो वो क्या बोलेगा चार्जेड पार्टिकल को कि तुम ऐसे ही चलो कि किसी और डायरेक्शन में चलो, हम वो देखना चाहते हैं। और आपको याद होगा पाम रूल, अपनी पाम के अपनी फिंगर टिप्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करो, सर ये आउटवर्ड्स है, ठीक है ना। अब अपना थंब जो है, अपना थंब खोलो और उसको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में एक्सटेंड करो, देखो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। अब ऊपर की तरफ देखो, ये ऊपर की तरफ हमारे पास लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब चार्जेड पार्टिकल तो चलेगा ऐसे, लेकिन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इसको बोलेगा नहीं ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ आ जाओ, ठीक है। तो ये चलने वाला तो ऐसे है लेकिन वो ऊपर नहीं ऊपर गया रहा, तो ये क्या करेगा, ये चल तो ऐसे रहा था लेकिन इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, तो ये चार्जेड पार्टिकल ऐसे मुड़ेगा। अब चार्जेड पार्टिकल चाहेगा कि मैं ऐसे चलूं, देखो ये चाहता है कि मैं ऐसे चलूं आगे, ये ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब है। अब देखते हैं अब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पे क्या करना चाहेगा, चलो इस पॉइंट पे देखते हैं क्या करना चाहेगा। चार्जेड पार्टिकल तो ऐसे चलना चाहेगा सीधे, अब देखते हैं लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स क्या करना चाहेगा। देखो ये सर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये देखो ये थंब की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो इस टाइम फोर्स इधर लगने वाला है, इधर। तो इसका मतलब ये तो जाना चाहता था ऊपर, लेकिन इसने इसको कहा नहीं ऊपर नहीं, इधर आ जाओ, कुछ ऐसे, तो ये इधर चला। अब ये चाहता है कि मैं सीधे चलूं, देखो ऐसे चलो, ये ऐसे चलना चाहता है। इस पॉइंट पे देखेंगे अब ये इसको कहां लेके जाना चाहेगा, इधर से ही सीधे चलना चाहता है। अब देखेंगे इस पॉइंट पे इसको किधर लेके जाना चाहेगा, देखो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको मैं एरो बनाता हूं इधर, ये इधर जाना चाहता है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसे है, तो ये मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया। अब इसको कहेगा कि तुम नीचे आ जाओ, ये देखो नीचे की तरफ। इसका मतलब ये तो जाना चाहता था इधर, लेकिन इसको बोलेगा नहीं नीचे की तरफ आ जाओ, ये अब ये जाना चाहेगा इधर। ये बेचारा सीधा चलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इसको सीधे चलने नहीं देता। अब देखते हैं इस पॉइंट पे इसको ये क्या बोलेगा कि तुम्हें कहां जाना है, ठीक है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही चार्जेड पार्टिकल की डायरेक्शन, सर ये रही चार्जेड पार्टिकल की डायरेक्शन, ये देखो इधर डायरेक्शन है, तो इसको इधर लेके जाना चाहता है नीचे की तरफ। इसको बोलेगा कि तुम इधर आ जाओ, देखो ये, और आप देख पाओगे दैट ये एक सर्कल की शेप बनाएगा। तो प्रूव हो गया, हाँ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स तो यही चाहता है,
दैट मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्शन को चेंज करता रहूंगा। तो जब भी आप चार्जेड पार्टिकल को एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी छोड़ते हो, तभी हमेशा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। जरा फिर से देखो, हम फिर से देखते हैं, शायद आपको स्किप हो गया हो कि सर ने इस सर्कल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया। देखो, अगर किसी को स्किप हो गया है तो वो फिर से देख सकता है। अगर किसी को समझ आ गया तो वो आगे चले, वो वीडियो को आगे चला सकता है। देखो, यस हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाया, चार्जेड पार्टिकल को ऐसे रखा। देखो ये कितने डिग्री एंगल बनाता है सर? ये तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये चार्जेड पार्टिकल की मोशन ऐसे है, तो ये 90 डिग्री एंगल पे है। अब हम पाम रूल यूज कर रहे हैं। देखो पाम रूल क्या बताता है? पाम रूल बताता है अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। सर ये रखा अंदर की तरफ, ठीक है ना? फिर अपना थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो। सर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये जाना तो चाहता था इधर, लेकिन इसको ले गया ये इधर। मैं वही कह रहा हूं, जाना तो ये चाहता था इधर आगे, ये ऐसे जाना चाहता था, लेकिन इसने इसको ऐसे मोड़ा। अब ये क्या करेगा? अब ये सर सीधे जाना चाहता है, कुछ ऐसे जाना चाहता है, लेकिन अब लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? सर ये और ये सॉरी इधर की तरफ लेके जाना चाहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये ऊपर देखो वेलोसिटी स्टेप ऊपर की तरफ है कि नहीं? तो इसको इधर मोड़ना चाहेगा, अब ये इधर मोड़ेगा। अब ये बोलता है कि मैं सीधे चलो यहां से। तो ये पाथ अभी तक की बात ये है। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्जेड पार्टिकल की डायरेक्शन, अभी इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा। सर ये नीचे की तरफ ला रहा है, ये खुद तो इधर जाना चाहता था, लेकिन इसने इसको इधर ला रहा है। अब देखते हैं, सर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इस तरफ जा रहा है, देखो ये इस तरफ जा रहा है, तो अब ये नीचे की तरफ इसको लाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा। तो इसका मतलब जब भी चार्जेड पार्टिकल को एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दौड़ाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तभी हमेशा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तब तक जब तक कि ना ये एक सर्कल को कंप्लीट करे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स है जो हमें डिराइव करने पड़ेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या है? तो केस फर्स्ट में हमने सीखा that when the charged particle moves at right angles to the direction of magnetic field intensity, जब चार्जिड पार्टिकल को at right angles to the direction of magnetic field intensity दौड़ाया जाएगा, तब ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। केस फर्स्ट क्या है? when theta is equal to 90 degrees, जब थीटा 90 होगा, that is सो हम यहां पे ये लिखेंगे, when a charged particle, जब चार्जिड पार्टिकल को मूव किया जाएगा, moves at right angles, हाँ moves at right angles to the direction of magnetic field intensity, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट ऑलवेज फॉलोज, ये हमेशा फॉलो क्या करेगा? इट ऑलवेज फॉलोज ए सर्कुलर पाथ, ये हमेशा एक सर्कल बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट और है। देखो, अब हमने क्या देखा कि चार्जिड पार्टिकल सर्कल में चला, और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब भी पार्टिकल सर्कल में चलते हैं तो इन पे एक इंपॉर्टेंट सा फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको आपने सूडो फोर्स भी नाम दिया होगा। इन पे एक इंपॉर्टेंट सा फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी चार्जिड पार्टिकल को एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाया जाएगा, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स में। यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, याद रहे, इसलिए इसको सूडो फोर्स कहा जाता है। ये खुद एक फोर्स नहीं है, इसको प्रोड्यूस कराने वाला कोई और फोर्स होता है।
ये कोई और फोर्स होता है जो बिहेव करता है एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। देखो हमारे पास अर्थ है और सन है, ठीक है ना। इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन जो अर्थ है ये सर्कुलर मोशन करती है, इसका मतलब इस पे कौन सा फोर्स लगता है? बोलो बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। असल में सेंट्रीपिटल फोर्स खुद नहीं आता, उसको प्रोड्यूस किसने किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ही कौन सा फोर्स बना? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ ने रोटेट होना स्टार्ट किया। अच्छा, सिमिलरली आपके पास न्यूक्लियस है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बोलो, इलेक्ट्रॉन की कौन सी मोशन है? सब सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब इस पे कौन सी फोर्स लगने वाला है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगने वाला है। लेकिन क्या यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोड्यूस किया? नहीं सर, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने प्रोड्यूस किया। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन उस फोर्स ने प्रोड्यूस क्या किया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर चेंज हो गया। देखो यहां पे ये ग्रेविटेशनल है, यहां पे ये कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, इसको प्रोड्यूस कराने वाला कोई और फोर्स होता है। ये कोई और फोर्स होता है जो इसकी तरह बिहेव करता है। अब आपको समझ आया होगा कि सर इसका मतलब यह है कि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कोई और फोर्स है, और उसका नाम भी आपको याद होगा कि किसने यहां पे, किस फोर्स ने यहां पे चार्ज को सर्कल में चलने पे मजबूर किया? जरा बोलो किसने? सर यहां पे तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज को चलने पे मजबूर किया। किसमें? सर्कल में। जहां जैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया था, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया था, हमारे केस में लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाया। क्या मैं फिर ये लिख सकता हूं? सर क्या आपको ये लिखना है ना कि बेसिकली जो जो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर? सर क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सो देयरफॉर क्यू वी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर? सर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। वो किसके बराबर? एम स्क्वायर बाय आर। सर इनको तो हम जानते हैं, इनका क्या मतलब है? एम हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ द चार्ज जिसको आप चलाना चाहते हो, वी उसकी वेलोसिटी है, जैसे यहां पे वी वेलोसिटी है, और आर रेडियस ऑफ द सर्कल है जो वो सर्कल बनाता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये रिलेशन तब वैलिड होगी जब ये थीटा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। तो हमें इस थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 डिग्री से। तो हम लिख सकते हैं सर ये क्यू वी बी साइन 90 जो है ये होगा एम स्क्वायर बाय आर। सर एम मास चार्ज पार्टिकल का है और आर रेडियस उस सर्कल की है जो सर्कल इसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये एक वी के साथ मर गया, तो हमारे पास रहा क्यू बी साइन 91 के बराबर। तो क्यू बी, ये क्यू बी इज इक्वल टू हमारे पास रहा एक एम, एक वी यहां पे है, एक वी यहां पे है, डिवाइडेड बाय आर, है कि नहीं। अब इस आर को हम इधर लेके जाएंगे तो आर हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। तो रेडियस की एक्सप्रेशन हमें मिली। ये रेडियस की एक्सप्रेशन मुझे आगे चाहिए, जब मैं साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा तब मुझे ये चाहिए कि रेडियस जो है ये एम वी बाई क्यू बी के बराबर होती है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक है, ये और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगेगा ये। देखो सर m जो है चार्जेड पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट है। आपने मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेड पार्टिकल को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेड पार्टिकल को दौड़ाया एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसका मास थोड़ी चेंज होगा, उसका मास तो कांस्टेंट है। चलो उसका मास कांस्टेंट रखते हैं, अभी हम उसको कांस्टेंट रखते हैं, आगे देखेंगे शायद वो चेंज हो। तो अभी तक तो हमें ये जाना कि उसका मास कांस्टेंट है, उसका चार्ज भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म लगाया तो इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। मतलब याद रखो,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब ये है कि जितना बड़ा सर्कल चार्जेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बनाएगा उतना वो तेज चलेगा वहां पे। ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी का क्या मतलब है? जितना रेडियस ज्यादा उतना वी ज्यादा। मतलब आपने देखा एक चार्जेड पार्टिकल हमारे पास है, उसने छोटा सा सर्कल बनाया मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरा वाला हमारे पास है उसने बड़ा सर्कल बनाया। तब आप ये समझ लो कि इसमें जो चार्जेड पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन इसमें जो चार्जेड पार्टिकल चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब सवाल है सर अभी आपने कहा कि स्पीड चेंज नहीं होती वहां पे, अब कैसे स्पीड ज्यादा और कम? ये आगे चलेंगे, जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। तो अभी तक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर चार्जिंग पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, तब उस चार्जिंग पार्टिकल की ये खासियत होती है कि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। खुद पाथ फॉलो नहीं करता, उसको कराई जाती। कौन कराता है? सर लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स कराता है। इसलिए हमने लिखा कि लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ने चार्जेड पार्टिकल को सर्कल में चलाया। जब सर्कल में चलाया तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। तो हमने देखा कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो एक चीज पे डिपेंड करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जिस चार्जेड पार्टिकल की ज्यादा वेलोसिटी होगी वो उतना बड़ा सर्कल बनाएगा, और जिस चार्जेड पार्टिकल की कम वेलोसिटी होगी वो उतना छोटा सर्कल बनाएगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपके पास अगर चार्जेड पार्टिकल तेज चल रहा था, आपने एक चार्जेड पार्टिकल को फास्ट मूव कराया एट 90 डिग्रीज एंगल एक मैग्नेटिक फील्ड में, तब जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा वो बड़ी होगी। और अगर आपने इसको चलाया मैग्नेटिक फील्ड में एट 90 डिग्री एंगल लेकिन स्लो चलाया, स्पीड कम दी, तब ये छोटा सर्कल बनाएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो छुपा हो वो आगे देखेंगे। और देखो इसके कई सारे फॉर्म्स है जो हम डिराइव करना चाहते हैं। देखो तो यहां पे क्या मिलेगा? एस m डिवाइडेड बाई क्यूबी इज कॉन्स्टेंट, m डिवाइडेड बाई क्यूबी कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा। मतलब रेडियस और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगी। मतलब जितनी आपने ज्यादा वेलोसिटी दी होगी चार्जेड पार्टिकल को, उतना वो बड़ा सर्कल बनाएगा। ठीक है ना? और आगे देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे। चलो अभी कुछ और फॉर्म्स इसकी डिराइव करेंगे, इस रिलेशन। अब देखो बेटा, आपको और एक चीज पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम बनाता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस mv इज इक्वल टू मोमेंटम p। ये क्या होगा? मोमेंटम ऑफ चार्जेड पार्टिकल का मोमेंटम होगा ये ऑफ चार्जेड पार्टिकल। तो हम इस रिलेशन को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है वो लिखी जाएगी p बाई क्यूबी के बराबर, p बाई क्यूबी के बराबर। तो ये नेक्स्ट रिलेशन होगी जिसको हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए बहुत सारे रिलेशंस लिखनी पड़ेगी। तो ये भी रिलेशन है, दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2। ठीक है ना? अब और एक रिलेशन हम यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक खास रिलेशन होती है कि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m के बराबर होती है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो देख लेगा, पहले प्रूफ हम करेंगे। यहां पे छोटा सा प्रूफ है, हाफ mv स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है ना? क्या किया हमने? m को स्क्वायर बनाया और डिवाइड बाय m की, ये m और ये m फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फिर से मिलेगा 1/2 m स्क्वायर। ठीक है ना? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ इस mv का होल स्क्वायर बनाएंगे और डिवाइड में m लिखेंगे, है कि नहीं? इस स्क्वायर को इसको दे दो तो m स्क्वायर, v को दे दो तो v स्क्वायर वापस आ गया। तो क्या हम लिख सकते हैं? इट इज 1/2 ऑफ ये mv p है, ये p है, ऊपर स्क्वायर है और डिवाइड में m है, तो ये डिवाइड में m है। तो क्या बनेगा? सर p स्क्वायर बाई 2 है, ये p स्क्वायर बाई 2 है। कौन? सर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं कि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m के बराबर है, तो मैं इस रिलेशन को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। देखो कैसे। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम k से डिनोट करेंगे, k काइनेटिक एनर्जी है, हमें पता है कि ये p स्क्वायर बाई 2m के बराबर होती है। ठीक है ना?
हम P की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2m K के साथ मल्टीप्लाई होगा। इंप्लाइज अगर आप P स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये 2m काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप P की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2m K के बराबर आएगा। ठीक है ना? तो हम तीसरी रिलेशन पा सकते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये चार्जेड पार्टिकल चल रहा है वो होगी P का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2mk होगा, ये 2mk है, डिवाइडेड बाई qb होगा। सर डिवाइड बाई qb बिल्कुल सही है ये सर। ये तीसरी रिलेशन हमारे पास होगी जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। हमें काइनेटिक एनर्जी दी होगी, हमें रेडियस पूछा जाएगा, हम निकाल सकते हैं। हमें मोमेंटम दिया गया होगा, हमें रेडियस निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं, जो हम आगे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। उसके बाद और एक रिलेशन हमारे पास होती है सर, क्या कि काइनेटिक एनर्जी एक चार्जेड पार्टिकल की जब लिखी जाती है तो वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल के बराबर होता है। सर ये कहां से ला ये रिलेशन? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। देखो एक सिंपल सा प्रूफ, देखो आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हां सर ये तो पढ़ा है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ तो वर्क जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। सर कैसे काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करोगे आप? देखो क्यों, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बनाया कैसे सर? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे लिया और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे लिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को लाके इधर रख दिया, तब आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? सर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रखोगे ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ये मूव हो जाएगा, इसको वेलोसिटी मिलेगी। कब? जब इस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस में डाला जाएगा। क्या वेलोसिटी मिलने कब मिली? हां सर इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। किसने दी? सर इस वाले फील्ड ने। तो इस फील्ड ने क्या काम किया? सर इसने काम W किया, वर्क डन इसने की, लेकिन क्या वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने को लगी? यस सर। किसको? चार्जेड पार्टिकल को। इसलिए इस W को हम कभी भी काइनेटिक एनर्जी मान सकते हैं, क्योंकि ये W क्या है? इट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क डन फील्ड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन करती है चार्जेड पार्टिकल पे। इसको मूव कराने के लिए यहां से यहां, जब मैंने कहा इसको मूव कराने के लिए, इसका मतलब इसको क्या देने के लिए? काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। क्या मैं ये लिख सकता हूं कुछ ऐसे? सर वर्क जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहां पे जो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को, वो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे केस में, जो मैंने अभी सिखाया। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये काइनेटिक एनर्जी? हां सर ये तो काइनेटिक एनर्जी है। क्या डिवाइड बाय चार्ज है? हां सर ये तो चार्ज है। अब देखो पोटेंशियल की अलग डेफिनेशन हमें मिली, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो क्या मैं इस Q को V के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हमें KE मिलेगा? बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं KE इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V, जो मैंने कहा था। तो मैं कभी भी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हूं Q मल्टीप्लाइड बाई V में। अब V क्या है? सर V पोटेंशियल है, V वेलोसिटी नहीं है, याद रखो। तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं एस काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी K, वो होगा पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब मैं पोटेंशियल को मोटा लिखूंगा सो दैट आपको समझ आए ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है इंटू चार्ज Q है, चार्ज Q है। हम इस K के बदले में यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंप्लाइज हमें R की और एक वैल्यू मिलेगी, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, 2m, K की वैल्यू क्या है? VQ। सर ये V इंटू Q डिवाइडेड बाई QB, डिवाइडेड बाई QB। अब देखो ये Q इधर है बेचारा और ये नीचे है, तो हम चाहेंगे दैट ये एक दूसरे के साथ मिल जाए, ठीक है ना? लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा, है ना? तो आप 6th क्लास में जाओगे और वहां से स्क्वायर रूट लाओगे। R इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, चलो इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं मैं, इधर R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बनेगा बेटा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? R
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट हमारे पास है। अब हम लिखेंगे 2m, ये हम v लिखेंगे और ये q लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मैं q स्क्वायर लिखूंगा और डिवाइड में b है, वो रूट से बाहर है। हाँ सर ये समझ आ गया। कैसे बोलो, कैसे 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 सर, ये q जो है ये रूट में लाया तो इसको स्क्वायर बनाया, खुद ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये q b के साथ मिल जाएगा। लेकिन अब देखो, अब जब आपने इसको स्क्वायर बनाया तो इसमें से एक q और इसमें से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mv, ये 2mv, ठीक है, मोटा v डिवाइडेड बाई q अपन b डिवाइडेड बाई b। ये हमारे पास आर की रिलेशन होगी। और एक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरी है कि इस क्यू को मिलाना है, तो इसको हमने इस तरह लिखा। तो ये हमारे पास केस 1 आ गया, और इसमें कुछ और चीजें हैं, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। और उसमें और 2 केस हम देखेंगे कि अगर चार्जड पार्टिकल को पैरेलल और एंटी पैरेलल चलाया जाएगा तो ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा। 90 पे हमने देखा सर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, अगर इसको पैरेलल और एंटी पैरेलल चलाया जाएगा तो कौन सी पाथ फॉलो करेगा, यानी कि अगर इसको 0 डिग्री या 180 डिग्री पे चलाया जाएगा तो कौन सी पाथ को फॉलो करेगा, और अगर इसको आर्बिट्ररी एंगल पे चलाया जाएगा, ना 90 ना 0 ना 180 डिग्री, बल्कि कोई भी एंगल 20, 10, 15, 30, 45 कुछ भी, तब ये कौन सी पाथ को फॉलो करेगा। और वो आप अगले लेक्चर में देखोगे या अगले वीडियो में देखोगे जो इसके बाद अपलोड होगा। थैंक यू।